नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो हिंदुस्तान का भविष्य तय करेगा। आपने हाल ही में देखा होगा कि किस तरीके से क्लाउड बर्स्ट हुए हिमाचल में, किस तरीके से पंजाब में बाढ़ और किस तरीके से हिमाचल में जो टिम्बर दरिया के द्वारा बह रही थी। इससे साफ जाहिर था कि किस तरीके से हमारे जो वन हैं, हमारे फॉरेस्ट हैं, उनकी कैसे कटाई हो रही है, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में क्या हालात है और दिल्ली में, उत्तराखंड की तो बात छोड़िए, दिल्ली में क्या हो रहा है। निगमबोध घाट फ्लडेड है, रेड फोर्ट फ्लडेड है और ये कोई आज की बात नहीं है। आप गुड़गांव में देखिए, वहाँ तो हमें या तो कोई मतलब कि तैर के आए या कोई नाव लेकर आए। ये तो हालत है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की। हम बात करते हैं कि हम 6 लेन रोड बनाएंगे, 8 लेन रोड बनाएंगे, पहाड़ों में रोड बनाएंगे। ये नहीं मालूम कि जो हमारे हिमालय हैं बड़े फ्रेजाइल पहाड़ हैं, नाजुक हैं। टनलिंग करोगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी पड़ता है। और जो असल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है, ड्रेनेज सही होनी चाहिए। जिस तरह से मकान बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिस तरह से पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन हो रही है, मतलब कि जो प्रकृति है, अगर प्रकृति के साथ अन्याय करोगे, प्रकृति भी आपको सबक सिखाएगी। ये हम देख रहे हैं। और आपको मालूम है कि कई साल हो गए हम नमामि गंगा की बात करते हैं। 20,000 करोड़ खर्च हो गए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और एक दिन में मेरे ख्याल कई मिलियन सीवेज पानी में जाता है और केवल 28% उसकी ट्रीटमेंट होती है। तो हम जा कहाँ रहे हैं? जो पानी हम पी रहे हैं वही पानी फसलों में जाता है, वही फसल हम खाते हैं वो भी टॉक्सिक है। कैंसर बढ़ रहा है, इसका स्वास्थ्य पे बड़ा नुकसान है। तो हिंदुस्तान के जो सरकारें हैं वो नहीं समझती कि जब तक इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप सही नहीं करोगे, आप जीडीपी की कितनी भी बात कर लो, कुछ सुधार नहीं होने वाला। और लोग तो कहते हैं कि अगर इसमें सुधार नहीं होगा कि हमारी 6% जीडीपी पे प्रभाव पड़ेगा, 6% कम होगी हमारी जीडीपी। तो इस बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा ये टॉपिक है जिस पे चर्चा करना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि हमें बेबाक तरीके से चर्चा करनी चाहिए, ताकि जो सत्ता में बैठे लोग होंगे उनको ये पता चले कि आप ध्यान इन चीज़ों पे दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो ऐसा बनाइए कि हम प्रकृति के साथ मिलजुल कर रह सकें। तो इसलिए ऐसे 3 लोग हमारे साथ आज हैं और उनका बड़ा योगदान रहा है इस विषय में। लवासा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। आप इनफैक्ट सिविल एविएशन, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, फिनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। लेकिन आज के दिन हम चर्चा करेंगे प्रदूषण के बारे में। और उसके बाद अब एडीबी गए, एडीबी आप 2023 तक वहाँ। और सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर घोष। मैं आपका जो बायोडाटा देख रहा था, मैं सोच रहा था कि भाई इतनी छोटी उम्र में इतना आदमी क्या क्या नहीं कर सकता। हाँ, एमफिल, डीफिल ऑक्सफर्ड से, और 2 डेकेड का एक्सपीरियंस रहा है। 54 कंट्रीज़ के साथ आपने काम किया है इसके बारे में। आप एक पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हो, ऑथर हो, कॉलमनिस्ट हो, सुना है आप कुकिंग भी करते हो और इंस्टीट्यूशन बिल्डर हो। एंड यू आर दी CEO एंड फाउंडर ऑफ CEEW, दैट इज़ काउंसिल फॉर ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर। और आपने UNDP के साथ भी काम किया है। और COP30 में यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द साउथ एशियन रीजन इन COP30 इन नवंबर इन ब्राज़ील, जो होने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आई एम श्योर यू विल गिव अस सम इनसाइट्स कि सरकारें क्या सोचती हैं, कि सरकारों को करना क्या चाहिए। सुनीता जी, आपका नाम हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं जानता। नहीं, ऐसी बात नहीं, बात सही है, क्योंकि आप ये लड़ाई 80 से लड़ रही हैं, आज के दिन नहीं की, आज बहुत दिन हो गए। You are the now I think Director General of the Center for Science and Environment.
और आपने अनिल अग्रवाल के साथ बड़े काम किए इसी के बारे में। आप लिखती रहती हैं और आपको चमेली देवी जैन अवार्ड भी मिला था फॉर आउटस्टैंडिंग मीडिया वुमेन मीडिया पर्सन फॉर ब्रिंगिंग एनवायरनमेंट इश्यूज टू द मेन स्ट्रीम। 2005 में आपको पद्मश्री मिला और आपको स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ मिला 2005 में, एंड द प्रिंस एल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड। मतलब कि और खास साथ साथ में टाइम मैगजीन ने कहा कि अगर सबसे जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनमें से आप एक हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लिखती भी बहुत हैं, आपकी किताबें भी लोग पढ़ते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। लवासा साहब आपसे शुरू करते हैं। आप एनवायरनमेंट सेक्रेटरी रहे और आप लीडर भी रहे COP 15 पेरिस एग्रीमेंट 21 में, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में था ना वो पेरिस COP 21, आप लीडर भी रहे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो मुझे कुछ खास लगता नहीं हो रहा है, लेकिन हम तो कुछ करें अपने लिए। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, आप बताइए हमें। तो देखिए, अगर इस वार्तालाप का जो संदर्भ है वो मुझे लगता है कि आजकल जो घमासान बारिश हुई है और उससे जो परेशानियां रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, दोनों में जो हुई है, तो इस संदर्भ में ये विषय और भी ज़्यादा मौजूद हो गया है। क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, तो मैं उसकी बारीकियों में और उसके अलग अलग पहलू हैं उसमें मैं नहीं जाता, लेकिन दो चीज़ मैं आपसे बुनियादी रूप से कहना चाहता हूँ। पर एक बुनियादी बात है और एक व्यावहारिक बात, कि जो हमारा बुनियादी प्रश्न ये है कि अगर आप कल्पना करें कि जब इंसान नहीं थे लेकिन पहाड़ तब भी थे, नदियाँ तब भी थी, समुंदर भी था, पानी था, धरती थी, सब चीज़ें थी। तो ये जो नेचुरल फिनोमेना है बारिश का और पानी ऊंचाई से निचाई तक बहने का, तो इसमें धीरे धीरे जब ह्यूमन सेटलमेंट्स आने शुरू हुई, इसने व्यवधान पैदा शुरू किया और इस व्यवधान का नतीजा है जो हम आज भुगत रहे हैं। पहले के ज़माने में जब अर्बनाइजेशन इतना नहीं हुआ था तो लोग सेटलमेंट जो थे वो थोड़ी ऊंचाई पे बनाते थे, और आपको ये जान के शायद ताज्जुब हो कि ब्रिटिश राज के दौरान भी सारे ज़िलों में, जैसे हमने हरियाणा में काम किया है, तो एक फ्लड कंट्रोल ऑर्डर था, फ्लड कंट्रोल मैनुअल बनते थे। अच्छा। और पुराने, आज से 100-150 साल पुराने फ्लड कंट्रोल मैनुअल से, तो कहाँ कहाँ पानी आपके आबादी को डिस्टर्ब कर सकता है, बारिश का या बाढ़ का पानी, उससे आप कैसे बचें। एक तो ये चीज़ है। आजकल ये नहीं है। नहीं, ये है, अभी है, अभी भी है। और बाकायदा उसमें नॉर्म्स हैं कि कब आप इंस्पेक्ट करेंगे फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स की और उसकी रख रखाव कैसे होगी, वो एक अलग पहलू है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि वो एक जड़ है कि हमारा जो नज़रिया है नदी की तरफ, वो बड़ा यूटिलिटेरियन नज़रिया है। लोग ये समझते हैं, और लोग का मतलब है सब लोग शामिल हैं इसमें, कि नदी का मतलब है पानी और सैंड। करेक्ट। लेकिन अगर आप सिर्फ पानी और सैंड को देखें तो इसका मतलब ये है कि जो पूरा सिस्टम है नदी का, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। इट इज़ लाइक, अगर आप ये सोचें कि यू शुड हैव अ हेल्दी बेबी, तो शुड यू केयर फॉर द हेल्थ ऑफ द मदर और नॉट? तो ये जो हमने नेग्लेक्ट किया है और सिर्फ जो एक्सट्रैक्टिव अप्रोच रखा है नदी के पानी की तरफ, आप देखो जितने भी सेटलमेंट्स हुए हैं, इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, they are all about water. Correct. None of the agreements or treaties which have been reached, they talk about how to maintain the ecological system of the river. और ये जो हम नज़ारा आजकल देखते हैं, इसमें मेरे ख्याल इस चीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। बाकी अर्बनाइजेशन में लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ मेंटेनेंस, ये एक अलग बात है, मैं इसके बारे में भी मेरा दृष्टिकोण है, मैं कह सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, जब 2013 में
केदारनाथ वाला वाक़या हुआ, तो उस वक्त हम लोग, मैं खुद, दूसरी एक जगह धारचूला जो मानसरोवर का रास्ता है, तो वहाँ पर भी जो एक नदी है काली गंगा उसको कहते हैं, वो बड़े ज़बरदस्त उफान में थी और ऐसी तबाही मैंने वहाँ, हम 3 दिन रुके, देखी। NHPC के घर, ट्रिपल स्टोरेड घर बने हुए, 3 ब्लॉक जड़ से गायब, और उसके आगे आप चले जाइए आर्मी के मेस बने हुए और इस्टेब्लिशमेंट, सारे लोगों ने रिवर बेड में कंस्ट्रक्शन की हुई, वो सब नदी बहा के ले गई। तो जब ये नज़ारा 2-3 दिन बाद थोड़ा थमा, तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग मिले मुझे, उनसे मैंने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा जी नदी कह रही है अगर मुझे आप तंग करोगे तो मैं आपको तंग करूँगा, क्योंकि आपने मेरी बहने की जगह ही इतनी संकीर्ण कर दी, तो ये तो भुगतना पड़ेगा आप। तो कितनी देर तक हम ऐसे भुगतते रहेंगे और हमारे लोग नहीं सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना? जब तक इसके ऊपर एक साइंटिफिक प्रोफेशनल दृष्टिकोण से प्लानिंग करके और कंसिस्टेंटली उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो इस समस्या का समाधान मुश्किल है, परेशानियां और बढ़ेंगी। डॉक्टर साहब ये बताइए, आप तो सरकार के साथ भी काफ़ी कामकाज करते हैं, क्या सरकार का दृष्टिकोण है इसके बारे में? कपिल जी, मैं जो लवासा जी कह रहे थे इस पे मैं 2 चीज़ें बोलना चाहता हूँ। ये जो साइंटिफिक अप्रोच चाहिए, इट इज़ नॉट कि अब तक साइंटिफिक अप्रोच लिया नहीं गया है इंडिया में, लेकिन वो एक इंजीनियरिंग अप्रोच है। हम साइंस और इंजीनियरिंग को इक्वेट कर देते हैं, तो देखिए नदी बह रही है तो उसको कितना कंट्रोल कर सकें, कहाँ मूव कर सकें, सो वी इक्वेट साइंस एंड इंजीनियरिंग। अभी जो लवासा जी कह रहे थे, नदी केवल पानी नहीं है, पानी केवल नीला पानी नहीं होता है, जैसे ब्लू वाटर होता है। हम पानी सोचते हैं, हम सोचते हैं एक लेक होएगा, एक नदी होएगी। ग्रीन वाटर जो हमारे सॉइल्स में होता है, हमारे वेजिटेशन में होता है, फॉरेस्ट में होता है, वो बनता है स्पंज, वो बनता है एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। अगर हम वो ग्रीन वाटर पे फोकस ना करें और सिर्फ ये ओवर इंजीनियर्ड सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, तो ये प्रॉब्लम्स कंपाउंड होते रहेंगे। इसकी तरफ क्या क्या हो रहा है? एक जो चीज़ है कि जलवायु परिवर्तन जो हमारा अपना दिस रैम्पेंट अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन को और भी प्रॉब्लमैटिक बना देगा। मेरे संस्थान ने ये रिसर्च किया है कि भारत में जो 4,500 जैसे तहसील हैं, पिछले दशक में 64% तहसीलों में हैवी रेनफॉल डेज बढ़ चुके हैं कंपेयर टू प्रीवियस 30 इयर्स। तो ऑलरेडी जो प्रॉब्लम था वो और भी बढ़ जाएगा। हम न्यूज़ में पढ़ते हैं एक्सट्रीम वेदर हो गया, ये एक्सट्रीम वेदर नहीं है, जो कल एक्सट्रीम था वो आज नॉर्मल बन चुका है, जो आज एक्सट्रीम है वो परसों नॉर्मल बन जाएगा। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि एक हम साइंटिफिक अप्रोच को कैसे लें, ग्रीन वाटर, ब्लू वाटर, फॉरेस्ट्री, वेजिटेशन, सॉइल्स, इन सबको कैसे हम समझें और उसके बेसिस पे प्लान्स बनाएं। और दूसरा, हम कैसे एंटिसिपेट करें कि किस टाइप के प्रभाव आएंगे। ये दोनों चीज जब तक नहीं होंगे, हम जितना भी बनाएं, भारत में पिछले कुछ 20-25 साल में जो बिल्ट अप एरिया है वो 30% बढ़ा है, कुछ 25 लाख हेक्टेयर, और वो बनता रहेगा बिकॉज वी विल अर्बनाइज। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो चेंज हुआ नहीं ना? किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएं? अरे ड्रेनेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज का, ड्रेन्स भी सुनीता जी अभी शायद बताएंगी। ड्रेन्स भी, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के लिए आपको जगह छोड़ना पड़ेगा। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स और सूअरेज को अगर आप मिक्स करें, उसमें अगर आप मलबा डालते रहें, तो वो फिर कैसे वो ड्रेन के हिसाब से नहीं काम करेगा।
सो वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि ये एक प्रॉब्लम हुआ, उस प्रॉब्लम को एक रेस्पॉन्स मेजर आ गया, डिजास्टर रेस्पॉन्स। वी हैव टू लुक एट डिजास्टर मिटिगेशन। उसके लिए वी हैव टू एंटिसिपेट। अभी तक नहीं हुआ ना, पेपर पे होता है, कुछ कुछ जगह पे होता है, रियलिटी में नहीं हुआ। रियलिटी में नहीं हो तो रहा। मतलब कि हम ये देख रहे हैं और और हमारी लापरवाही की वजह से हो रहा है। मैं आपको खुद बताऊं कि मैं 1980s या 90s में, अर्ली 90s में मैं वहाँ तीस्ता गया। इतनी सुंदर नदी थी, इतनी सुंदर, मतलब कि उसमें जान थी। अभी आज जाकर देखो, नदियाँ मर गई, नदियाँ मर गई। और जो कंस्ट्रक्शन हो रही है तीस्ता के इर्द गिर्द, वो ऐसी है कि द नदी इज ईटिंग इनटू द सॉइल। नदी को परेशान करोगे तो नदी को परेशान और व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट द बिल्डिंग्स आर गोइंग टू कोलैप्स। बिल्कुल। वहाँ हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, उनको भाई टेलीफोन करना पड़ता है कि यार इसका प्लान पास कर देना। ऐसे तो हमारी कंस्ट्रक्शन होती है। हाँ, और जितनी करप्शन इस सिस्टम में है, आई एम सॉरी टू से, मैं कहना चाहता हूँ, बिकॉज ये बात जनता को मालूम है, क्योंकि जनता खुद लोगों को पैसा देती है। जिस तरह से करप्शन के द्वारा कंस्ट्रक्शन होती है, कोई सिस्टम नहीं है, तो आप इसका हल हो ही नहीं सकता जब बुनियादी तौर पे इस पे चर्चा नहीं होगी। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम किया। सुनीता जी, आप सबसे ज़्यादा जानकार है, आप बताइए। नहीं, मैं अरुणाबा और नहीं, लवासा आप साहब से के सामने मैं इतना जानकार नहीं हूँ, मगर मैं इस सवाल को आज के सवाल से जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि आज जब हम बैठे हैं तो पंजाब के अंदर पूरी तरह से बाढ़ का प्रलय है। प्रलय जो बात होती है वो आज हम देख रहे हैं। हमने हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल में पिछले 4 महीने में, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने में, कपिल जी जो आंकड़े हैं दिखाते हैं कि वहाँ पर वर्षा इतनी पड़ी है, इतनी हुई है। आप अगर हिमाचल ले लीजिए तो 3 महीने, जून, जुलाई, अगस्त, 90% दिन वहाँ वर्षा पड़ी है, और एक्सट्रीम और हैवी रेन। जब मैं एक्सट्रीम रेन की बात करती हूँ तो आईएमडी कहता है कि वो होता है 204 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा को वो एक्सट्रीमली हैवी रेन कहते हैं। अब आप सोच लीजिए, ये हिमालय है, दुनिया के सबसे कमजोर यंगेस्ट माउंटेन रेंज, फ्रैजाइल माउंटेन रेंज, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल और पंजाब। अब इसके अंदर सवाल ये उठता है क्यों, और यही मुझे लगता है हम तीनों का मुद्दा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का जो स्तर है वो बड़ा है, मगर जो हम नुकसान देख रहे हैं आज, वो एक तरह से तो जलवायु परिवर्तन के कारण है, मगर दूसरी तरह से जो भी हम कर रहे हैं, जिसको हम विकास कहते हैं, वो विकास नहीं है आज, वो विनाश है। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहती हूँ ये जलवायु परिवर्तन को लेके, क्योंकि सवाल ये होता है कि हमारे यहाँ तो वर्षा ऑलवेज होती है, बाढ़ हर बार आती है, तो आप क्यों कह रही हैं कि ये जलवायु परिवर्तन के कारण है। तो 3 चीजें हुई हैं पिछले इस सीजन में कपिल जी, जो समझनी जरूरी है। एक, हमारे यहाँ वर्षा ज्यादा पड़ेगी, ये हम जानते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण। बिल्कुल। एक्सट्रीम रेन ज्यादा होगी। अभी अरुणाबा जी ने कहा किस तरह से हर तालुका में ज्यादा वर्षा पड़ रही है, ये तो है। दूसरा, अगर आप इस सीजन को देखें तो 18 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आए हैं। 18। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहले इस सीजन में नहीं आते थे, वो विंटर में आते थे। इस साल क्यों आए हैं? क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लिंक्ड है आर्टिक से, और आर्टिक की वार्मिंग के कारण जो पोलर जेट स्ट्रीम है वो वीकन हो रहा है, तो आपका जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो डिस्टेबलाइज होता जा रहा है। ये जलवायु परिवर्तन के कारण है। तीसरी चीज कपिल जी जो आज समझ में नहीं आ रही है किसी को भी, कि पहले अरेबियन सी से जो विंड्स आती थी वो इस सीजन में नहीं आती थी, अब यहाँ से आ रही हैं। तो एक तरफ से बे ऑफ बंगाल, दूसरी तरफ से अरेबियन सी, और ऊपर जाके मिलके, और जैसे मैं कहती हूँ भगवान कह रहे हैं ऊपर कि अब बहुत हो गया, मैं दिखा दूंगा। इसी को क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, जिसको क्लाउड बर्स्ट, इन एक्सट्रीम रेन भी हो रही है। मगर
मेरा सवाल यह है कि एक तरफ से तो जलवायु परिवर्तन के कारण ये एक्सट्रीम रेन हो रही है, मगर दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? हम पूरे हिमालय के अंदर जिस तरह से ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जिस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बना रहे हैं, बैक टू बैक ऊर्जा की जरूरत है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पर क्या आप बैक टू बैक प्लांट बनाएंगे? आप सड़कें ऐसे बनाएंगे जिसमें आप सोचते भी नहीं है कि ये सीस्मिक एरिया है। किसी भी शहर के अंदर मास्टर प्लान नहीं है, किसी हिमालयन सिटी के पास मास्टर प्लान नहीं है, तो आप जहां चाहें बना लीजिए, आप नदी के तट पे बना लीजिए, आप पंजाब को देख लीजिए, पंजाब की क्या हालत है। हिमाचल देखिए, हिमाचल तो हिमालय है, पंजाब के अंदर ड्रेनेज नहीं है। जी हाँ। तो कपिल जी, आज जिसको कहते हैं कि आपके सर के ऊपर से पानी निकल गया, अब आपको ये सोचने की जरूरत है कि जलवायु परिवर्तन होगा, हर साल इसका जो इम्पैक्ट है बढ़ेगा। अगर आप आज, पहले तो आप कहते थे जरूरत है, मगर आप सोचते थे चलो मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, अब आपके पास समय नहीं है, आप नहीं फिक्स करेंगे तो आप तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। ये लवासा जी तो फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। अशोक जी ये बताइए, हर बाढ़ के अंदर कितनी तबाही होती है? आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका हॉस्पिटल, आपका वाटर सप्लाई सिस्टम सब तबाह हो गया, सब स्टेट का इन्वेस्टमेंट गया, सड़क गई, डैम गया, इतना बड़ा इकोनॉमिक लॉस। तो ये मुझे लगता है कपिल जी, आज आप जो शो कर रहे हैं बहुत जरूरी है। नहीं, बट दिस इज देन डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट। नहीं, ये मैं नहीं मानती, नहीं, ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल गलत है। गलत है या सही है? मैं ये आर्ग्यूमेंट है। नहीं, ये बड़ा फैसला। सरकारें तो ये कहती हैं हम तो डेवलपमेंट चाहते हैं। नहीं, बड़ा मैंने 8 लेन की सड़क बना दी, डेवलपमेंट हो गई। मुझे लगता है हम सब आपको ना कर रहे हैं। आई एग्री विद यू। फैसाइल आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि आप जिस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं वो डेवलपमेंट आई नहीं। ये बड़ा आसान तरीका है कि आप एनवायरनमेंट को नेग्लेक्ट करें। अगर आप ये कहते हैं कि उनमें कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन जो बात सुनीता जी ने कही, एक्सट्रीमिटीज ऑफ वेदर और क्लाइमेट चेंज, तो ये है, नोबडी कैन विश इट अवे, और ये रहेगा जब तक कोई बहुत अमूल चूक परिवर्तन ना हो। लेकिन ये बात अलग है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि कई शहर ऐसे हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर इवन नॉर्मल रेन्स को हैंडल करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो अगर ये अभूतपूर्व बारिश वगैरह ना हो और क्लाइमेट चेंज का जो प्रकोप है वो ना हो, तब भी हमको ये सवाल पूछना है कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इस तरह से प्लान किया गया है और इस तरह से काम करता है। अगर कहीं बना भी हुआ है तो क्या वो इस तरह से काम करता है कि इन प्रॉब्लम्स को वो झेल सके। 3-4 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आप भी दिल्ली में रहते हैं, हम पढ़ते थे 70s में, तब भी मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भरता था। बिल्कुल। तब क्लाइमेट चेंज वाज नॉट इन फैशन। प्रॉब्लम रही होगी लेकिन इसके बारे में बात कोई नहीं करता था। आज भी वो मिंटो ब्रिज भरता है। और जो इनकंसिस्टेंसी और लैक ऑफ कोहिजन इन गवर्नमेंट वर्किंग, और इसका एक मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण देता हूँ। हरियाणा में भिवानी ज़िले में एक प्रोग्राम चलता था, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ये 2 प्रोग्राम वहाँ चलते थे। तो उसमें ये, क्योंकि उस वक्त एडवांस ऑफ थार डेजर्ट वाज कंसिडर्ड टू बी अ प्रॉब्लम, एडवांसमेंट हरियाणा की तरफ थार डेजर्ट बढ़ रहा। तो वहाँ की तोशाम की पहाड़ियों में या और इलाके की पहाड़ियों में सॉइल कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स चलते थे। करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती थी, गली बंडिंग, कंटूर बंडिंग, गली प्लगिंग, अफॉरेस्टेशन। तो एक बार मैं वहाँ CEO DRDA था, तो मैं वहाँ देखने गया कि भाई ये हरियाणा के लिए ये मशहूर था कि इतने पेड़ लगते हैं लेकिन पता नहीं बचते हैं या नहीं। तो हमने कहा चलो देख के आते हैं। उस पहाड़ी में फॉर्चुनेटली ये तीनों काम, कंटूर बंडिंग और गली प्लगिंग, एफॉरेस्टेशन, बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन उसी पहाड़ी में गवर्नमेंट ने माइनिंग लीज दे रखी थी। सेम गवर्नमेंट, इट इज इम्प्लीमेंटिंग ऑन द वन हैंड प्रोजेक्ट टू सेव द सॉइल एंड द topography of that area, on the other hand you are doing mining.
तो ये इतना ज़बरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन कई बार तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो ये तो अनसस्टेनेबल रहा ना। नहीं, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन नॉट बी जस्ट अ फ्रेज, बिकॉज ये आपने जो पहले जो कहा डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, ऑर्डिनरी नागरिक की तरफ से भी देखें तो वो सोचता है कि अरे मुझे तो चाहिए रास्ता अपने दुकान तक पहुंचने के लिए, बिल्कुल मुझे नहीं पे करना है ये एयर पोल्यूशन कम करने के लिए। तो अगर आम नागरिक ही ना चाहे तो सरकार क्या करेगा? लेकिन हम ये इसका एक दूसरा जो पैराडाइम बन सकता है, जो ग्रीन इकोनॉमी सिर्फ सोलर एनर्जी नहीं है, ग्रीन इकोनॉमी सिर्फ एफॉरेस्टेशन नहीं है। ग्रीन इकोनॉमी मींस द इकोनॉमी हैज टू बी ग्रीन। मतलब कि आपको देखना पड़ेगा कि आप जो जीडीपी आप करते हैं, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हर चीज में आप सस्टेनेबिलिटी ला रहे हैं कि नहीं, उससे आपका वैल्यू एडिशन बढ़ रहा है कि नहीं, आपके जॉब्स बढ़ रहे हैं कि नहीं, जीडीपी बढ़ रहा है कि नहीं। एंड रिपोर्ट आफ्टर रिपोर्ट, स्टडी आफ्टर स्टडी इज शोइंग कि ये नॉट ओनली पॉसिबल है लेकिन हो रहे हैं। लेकिन जैसे कहते हैं पॉकेट्स में, अभी तो वो पॉकेट हमें नहीं अब तक दिखे हो रहे होंगे, जरूर हो रहे होंगे। नहीं, बट कपिल, आई थिंक सवाल ये है आपकी, आप कुछ अब मुझे नहीं लगता कि किसी के पास चॉइस है। आप गुरुग्राम ले लीजिए, बिल्कुल गुरुग्राम, अशोक जी तो वहाँ रहते भी हैं तो वो जानते हैं कि क्या हकीकत है वहाँ की। अब आप जितने भी अमीर हों, कितने भी अमीर हों, आपके 60 करोड़ का घर हो, 100 करोड़ का घर हो, अगर आपकी गाड़ी के अंदर पानी घुस जाएगा, अगर आप घर से निकल नहीं पाए, तो जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, जिम्मेदारी बिल्कुल सरकार की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल यह है कि हमारा सिस्टम कहाँ फेल कर रहा है। इसमें मैं दो चीजें कहूंगी, और कपिल आप तो लॉयर हैं और मैं आपकी तरह इसके अंदर इशारा करूंगी कि सबसे बड़ी जो कमी रही है हमारे सिस्टम में कोई डेटरेंस नहीं है आज, ठीक है। हमारे यहाँ अगर आपके पास इतने लॉज हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ है, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, एनजीटी अब अलग सुनता है मामलों को, मगर आज तक कोई जेल नहीं गया है सारे सवाल को लेके, ठीक है। जब कहा जाता है, अब तो फैशन बन गया है, चलिए आप जेल मत जाइए, आप कॉम्पनसेशन दे दीजिए, ठीक है। जब हमने ये आंकड़े इकट्ठे करने की कोशिश करी, कितना कॉम्पनसेशन आया? कॉम्पनसेशन नहीं आता। कॉम्पनसेशन दे भी दे तो किस काम का? तो मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल इस देश के अंदर, क्योंकि पूरी दुनिया में और आज भारत के अंदर अगर आप देखें, कहीं और इस मिल का गार्बेज का प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आपसे कहूंगी कि किसी और शहर, इंडिया के शहर में भी इतना बुरी हालत नहीं है जितना दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में है, और आप गाजियाबाद भी जोड़ लीजिए। मैं लखनऊ अभी होके आई हूँ, मैं भुवनेश्वर होके आई हूँ, आप हैदराबाद तक का, बैंगलोर की बुरी हालत है, मगर शहर कुछ कर रहे हैं। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इज बैंगलोर एट द मोमेंट, इज बैंगलोर। मगर डेटरेंस की एक सबसे, और दूसरी चीज है इंस्टीट्यूशंस हैव बीन डिसेबल्ड। अब आप हमारे यहाँ लवासा साहब तो एनवायरनमेंट सेक्रेटरी रह चुके हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स थे, अभी भी हैं, मगर उनकी ताकत बहुत कमज़ोर है वो। और मैं भी जानती हूँ कमज़ोर इसलिए भी हैं क्योंकि ये कहा जाता है अरे इनको अगर आप ताकत देंगे तो ये तो पैसा खाएंगे, मगर ये तो कोई समाधान नहीं हुआ ना। आपको गवर्नेंस करनी है, गवर्नेंस के लिए आपको ताकत चाहिए, आपको रूल ऑफ लॉ चाहिए, आपको रेगुलेशन चाहिए जिसमें डेटरेंस हो। Therefore you say कि भाई डेवलपमेंट के प्लान में एनवायरनमेंट शुड बी एट द टॉप। देखिए, डेवलपमेंट के प्लान में एनवायरनमेंट विल नेवर बी एट द टॉप, बट environmental issues should be taken with seriousness. Today we have an environmental impact assessment procedure under which technically every dam which has been built in the Himalayas should have gone through a very rigorous process to say that you are in a seismic zone, how many hydroelectric projects should be built there. We have disabled the entire process. I have been on committees where I have given dissent notes in government to say कि अरे भाई इतना सोचो कि नदी को भी बहने के लिए पानी चाहिए। तेरी डैम की जब केस चल रहा था तो मैं आपके पक्ष में था, बिल्कुल मुझे याद है।
मुझे आपके याद है, पक्ष में मगर था। मैं कभी टेरी डैम के विरोध में नहीं थी, मैं किसी बांध के विरोध अरे में बांध नहीं की हूँ। बात नहीं है, हाँ, जब तक आप पूरी तरीके से स्टडी नहीं करोगे, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है ये ना? बहुत जरूरी है। मुझे लगता है अब जलवायु परिवर्तन का जो प्रलय है, मेरी उम्मीद है कि क्या इससे हम ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी, जो डेटरेंस है, उसको इम्प्रूव करें, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं कपिल जी, होगा। बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस बिल्कुल जो प्लानिंग प्रोसेस इज द की टू एवरीथिंग। और अरुणाबा ने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही थी कि इंजीनियरिंग और साइंटिफिक ये दो अलग अलग मसले हैं, ये अलग अलग तरीके हैं डील करने के लिए। आप ये देखिए, जैसे भाखड़ा डैम बना था, तो भाखड़ा डैम की वजह से पंजाब में कितनी फ्लडिंग रुकी, ये एक अपने आप में स्टेटिस्टिक्स आप देख सकते हैं। अभी देख रहे हैं, कह नहीं, रहे हैं मगर अब कि देखिए अभी क्या भाखड़ा के सिचुएशन कारण है, देखिए वो कह क्या रहे हैं। हालत है अभी। नहीं, अब वो भाखड़ा रिलीज करेंगे जिस वाटर, context में- अगर वो अभी वाटर रिलीज करते हैं तो आप मालूम ही है यमुना कहाँ तक पहुंचाएगी। नहीं, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये देखिए ना कि जब इनको कंसीव किया गया था, तो ये सारे एक तरह से एक modulate मल्टीपर्पज करते थे। फ्लड प्रोटेक्शन, हाँ, इरिगेशन सही। प्लस हाइडल, तो ये इनका कंसेप्शन था। लेकिन जो मैं आपको बात कह रहा हूँ कि कंसर्टेड प्लानिंग जिसमें आप इजी इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस नहीं देखें। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। कभी जो पुराना NH8 है, इस पर आप ड्राइव करके जयपुर की तरफ जाएं तो रेवाड़ी के बाद एक मसानी बराज आता है, उसमें पता नहीं 400-500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वो किस लिए बना था किसी को नहीं पता, ठीक है जी। लेकिन उस वक्त ये था कि जो साहिबी नदी आती है पीछे राजस्थान से, तो उसके पानी को रोका जाए ताकि यहाँ पे फ्लडिंग की प्रॉब्लम हो। अब ना वो साहिबी नदी है, एक कतरा पानी नहीं है वहाँ पर, लेकिन वो बराज बना अधूरा, जैसे भी उसको कंप्लीट नहीं किया गया। 1978 में बड़े ज़बरदस्त फ्लड्स आए थे इस एरिया में, दिल्ली में भी आए थे। तो उस वक्त जो नूह का इलाका है, तावड़ू, सोना, इसमें खूब बाढ़ आई थी। तो उस वक्त सरकार ने कहा कि भाई यहाँ पे ऐसा इंतज़ाम कीजिए ताकि बाढ़ का पानी बिल्कुल न रुके। तो वहाँ उजीना डाइवर्जन ड्रेन एक बनाया गया। इट इज़ सच अ ह्यूज ड्रेन। टुडे इफ यू गो एंड फॉर द लास्ट 40 years एब्सोल्युटली, बिकॉज आपने पानी डाइवर्ट कर दिया ना। कपिल जी देखिए, हम सब यहाँ फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो अब क्या करें इसके बारे में? दैट इंडिया में प्लान्स बनते हैं, प्लान्स फिर इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं ठीक से, फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं ठीक हुआ तो जो सुनीता जी कह रही थी, फिर एनफोर्समेंट नहीं होता है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पास पावर नहीं होता है, तो आगे हम क्या करें? इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता रहेगा। तो पहली बात हमें जो समझना है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर आज अगर आप ब्रिज बनाएं या डैम बनाएं या सड़क बनाएं, वो एटलीस्ट 30-40 साल वो चलेगा। वो 30-40 साल का प्लानिंग चाहिए, 10 साल का प्लानिंग नहीं चाहिए। क्योंकि अभी हमारा जो मॉडल है फाइनेंसिंग का, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर या कुछ भी आप हाइब्रिड एन्युटी प्लान ले लीजिए, बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ रहा है 10 साल में, 15 साल में, ये PPP बन गया। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो रहेगा 40 साल तक ना। तो प्लान में ये होना है, बनना पड़ेगा, और उसका फाइनेंसिंग भी ऐसा ही बनना पड़ेगा कि ये 40 साल तक इस पे क्या जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आएगा। ये नंबर 1। नंबर 2, जो सुनीता जी पहले कह रही थी, ये बाहर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बह गया, इंश्योरेंस का लॉस जो होगा, अभी तो ठीक है सरकार ने पैसा दिया, किसी ने पैसा दिया, कोई सोच नहीं रहा है कि ये लॉस कवर कौन कर रहा है। जब आप इंश्योरेंस का कवरेज लाएंगे इस पे, पूरे दुनिया में कुछ $250 बिलियन का एक्सट्रीम वेदर लॉसेस हो रहे हैं, उसमें 50% इज अनइंश्योर्ड। वो कहां पे हो रहा है? डेवलपिंग कंट्रीज में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है। जब वो आप इंश्योरेंस कवरेज लाएंगे, तो अगर आप इंश्योरेंस कंपनी चला रहे हैं, आप सोचेंगे मैं इसका पैसा क्यों दूं, अगर आप इसको ठीक से प्लान और ठीक से एग्जीक्यूट ना करें। तीसरी बात, आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें कैसे हम नागरिकों के साथ ऐसे ग्रीन इकोनॉमी का एक नया नज़ारे से इसको देखें कि आपके जॉब्स कहां से आएंगे। जो ग्रीन इकोनॉमी, हमने उड़ीसा में काम किया है, कुछ 28 डिफरेंट वैल्यू चेन्स हमने कैलकुलेट किया है, 10 लाख जॉब्स
$42 बिलियन पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट। अभी हम तमिलनाडु में नीलगिरीज में काम कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ फ्लड ये लैंडस्लाइड प्रिवेंशन कैसे किया जाए। एक जो साइंटिफिक अप्रोच है, लेकिन उसमें वी नीड अ कंप्लीटली न्यू वे ऑफ थिंकिंग, क्योंकि पहले भी बिजनेस एज यूजुअल था कि हम प्लान बनाते थे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते थे। अब भी ये शायद ऐसा ही रहेगा, वी आर लाइक दिस ओनली। लेकिन वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग that beyond all of this there is a completely new change that is coming, अनुराधा, and this is going to hit us in our pockets. ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन अपनी असलियत ग्राउंड रियलिटी में आपको बताता हूँ। पॉलिटिशियन गया कहीं और लोगों ने कहा कि साहब हमें ये फ्लाईओवर चाहिए, ये कंस्ट्रक्शन, उसी टाइम मंच पे अनाउंस हो जाता है ये होगा, कोई उसको रोक नहीं सकता, ना कोई स्टडी। रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। बट कपिल, जो मुझे लगता है जो अरुणाभा कह रहे हैं कि अब जैसे मैंने कहा सर के ऊपर से पानी बह रहा है, मेरा सवाल है कि आज जो हम विकास कर रहे हैं उस विकास का जो पूरा पैटर्न है उसको बदलना पड़ेगा। और बदल सकते हैं। आप पानी को लेके चलिए, आज तो पानी की बात हो रही है, इसी पर रखें, क्योंकि बाकी आप मुझे लगता है और भी शोज करनी चाहिए आपको, एयर पोल्यूशन पे, फॉरेस्ट पे, उस पे हम बात करेंगे। आज पानी पर करें, क्योंकि पानी का जो बड़ा सवाल है। आप ये सोचिए, कल तक इन्हीं शहरों में, गुड़गांव की बात कर लीजिए, गुरुग्राम की, रोते थे पानी के लिए। कहाँ से आपका पानी आ रहा है? भूजल से पानी आ रहा है, आप वहीं पानी निकाल रहे हैं, वहीं आपका निकास का पानी जा रहा है। आज जब बाढ़ आई, आप फिर रो रहे हैं कि अब ज्यादा पानी आ गया। इस देश के अंदर एक पूरा ट्रेडिशन रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, बिल्कुल ठीक है। पूरी एक समझ रही है कि पानी के साथ हम कैसे जिए। आज जो मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर हम बात करते हैं कि हर घर को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, मगर नहीं हो रही है। वो आसानी से हो सकती है, इसमें सिटीजन्स को अपने आप करना पड़ेगा। आप चेन्नई, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें इस देश में जब अच्छी होती हैं उससे हमें सीखना भी चाहिए। आप अगर चेन्नई देखें तो ये जयललिता का समय है, तो काफ़ी समय हो गया है, मगर तभी भी वहाँ पर बहुत भयानक सूखा पड़ा और पड़ता है। चेन्नई के अंदर कोई नदी अपनी नहीं है, पानी दूर से आता है। तो वहाँ पर सवाल हुआ कि हम किस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर करें। हर घर के अंदर हर सिटीजन ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी। वहाँ का जो भूजल का स्तर है बढ़ा, हर बूंद पानी को संजोया, रखा, रिचार्ज किया। तालाब, हमारे हर शहर के अंदर तालाब हैं। आपने बेंगलुरु की बात करी, बेंगलुरु का अगर आप नक्शा देखें तो एक तालाब दूसरे तालाब से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही, ठीक है। आज उन तालाबों के अंदर सारा निकास का पानी जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है। हमने जो उसका आगोर है, जो कैचमेंट है, उसको हमने खत्म कर दिया। मगर आज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छी चीज हुई है, मगर मैं ये कह रही हूँ कि आज आपका भी शो इस पे है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन इस सारे संकट को बहुत बड़ा संकट बनाता जा रहा है और हमें उठना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा। और हमारे पास तरीके हैं, ये नहीं है तरीके नहीं है, तरीके आसान भी हैं, बहुत आसान तरीके हैं। इस पे नजरिया होना चाहिए। हाँ, एक नजरिया ही नहीं चाहिए। जैसे आपने कहा प्लानिंग, जो अशोक जी ने कहा प्लानिंग, एग्जीक्यूशन। अब अशोक जी, सवाल मेरा बार बार यही है, क्योंकि मैं तो इस चीज के अंदर इतने सालों से हूँ। एक समय था जब आप गवर्नेंस करते थे, जब अगर आप प्लान बनाते थे तो उसका एग्जीक्यूशन हो पाता था। आज जब हमने अभी एक किताब लिखी है कि कहाँ कहाँ अच्छा काम हो रहा है इस देश के अंदर, आप देखेंगे बहुत हद तक तालाब बच रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, वहाँ का जो कलेक्टर है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को साथ लेके, स्थानीय लोग को साथ लेके काम कर रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का बहुत बड़ा रोल है और बहुत इसमें अच्छा। ये बताइए आप कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कितने साझेदारी रही है? मतलब बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मदद करती है, लेकिन अधिकतर ये जितनी स्कीम्स है, वाटर हार्वेस्टिंग की या रिजुविनेशन ऑफ लोकल पॉन्ड्स की या फ्लड प्रोटेक्शन की,
इसमें एक तो ये है कि जो डिजास्टर रिलीफ के पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलते हैं वो अलग है, लेकिन व्हाई शुड वी ओनली टॉक ऑफ डिजास्टर? Exactly. वी हैव टू टॉक ऑफ Mitigating the- मिटिगेटिंग डिजास्टर। तो उसमें मुझे नहीं लगता कपिल साहब के रिसोर्सेज इज नॉट द मेन इशू, इट्स नॉट द मेन इशू। एक तो मुझे लगता है कि हमारा जो सोचने का तरीका है राजनीतिक एज वेल एज ब्यूरोक्रेटिक। हम अपनी डेवलपमेंट को कितना सस्ता बनाना चाहते हैं, ये एक दृष्टिकोण का और एक मतलब कंसेप्चुअल इशू है। अगर आप ये सोचें कि नहीं इस स्टैंडर्ड से भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड से भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अक्सर ताकि होता है। लोगों को सस्ती चीज़ें मिले, तो ये थोड़ा हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि इन द लॉन्ग रन लोग भी नहीं चाहते कि सस्ता लेके और परेशानियों में पड़ जाए। तो क्यों नहीं इन चीज़ों की इनिशियल स्टेज पर, प्लानिंग के स्टेज पर, एंड आई एम ओनली टॉकिंग ऑफ द इश्यू ऑफ प्लानिंग। आप देखिए गुड़गांव को देखिए कि जो उसके नेचुरल जितने कंटूर्स थे, सोना की पहाड़ी से जो पानी बहता था, उसके पूरे पानी के रास्ते में आपने बड़ी बड़ी इमारतें और कॉलोनीज को बना दिया। मगर आज भी आप, सॉरी अरुणाबा, बस इस पॉइंट पे मैं कहना चाहूंगी कि अशोक जी ये कोई इरिवर्सिबल नहीं है, इसको आप कर सकते हैं। गुड़गांव का एक ड्रेनेज प्लान अगर बने, उसके अंदर हर जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हर जो आपका रोड है, जो आपके चैनल्स हैं, उसके अंदर पूरी तरह से निकास का पानी, जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज प्लान का एग्जीक्यूशन। मैं बार बार कहती हूँ कि हम मंदिर, वो पुराना जो होगा ना उसमें तो बड़ा बड़ी पड़ेगा, नहीं नया करना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा ना, यही तो कपिल, बात है। मगर ये अब सवाल दिल्ली है, में भी वही हिसाब नहीं है। बट देखिए नाले जो है ना, मैं थोड़ा सा, मैं बार बार कहती हूँ कि नाले जो हैं इनकी हमें पूजा करनी पड़ेगी अब, क्योंकि जिस हालत में हमारी जो वर्षा आएगी, ये सोचना पड़ेगा। हम मंदिर जाते हैं, हमें नाले में जाके पूजा करनी पड़ेगी सोच के कि ये हमारा पानी निकालेगा। और पानी, निकास का पानी के लिए जो इंतज़ाम था, इस देश में बहुत तकनीक इस्तेमाल होते थे, बहुत समझ थी। आप किसी भी गांव में चले जाइए, आज भी चले जाइए, तो वो जानते हैं पानी को कैसे संजोना है। सॉरी आप कुछ कह रहे थे। एक तो मैं सहमत हूं, क्योंकि बिफोर वी थिंक कि एक और ड्रेन, मतलब कि एक और पाइपलाइन लगाना है, पाइपलाइन नहीं, हमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, नेचुरल कॉन्टोर जो हैं उनको कैपिटलाइज करना पड़ेगा और नया प्लान बनाना पड़ेगा। मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक, आपने कहा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दिल्ली का उदाहरण दे रहा था तो मैं। दिल्ली में कुछ 1500 से ज्यादा नेचुरल वाटर बॉडीज ऐसे, उसमें से अबाउट 52% पे सम काइंड ऑफ एनक्रोचमेंट हो चुका है। तो इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि ये जो सडनली एक फ्लड आ गया तो कहाँ से आ रहा है, राइट? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमने अभी पिछले साल ही थाने शहर में काम किया, मुंबई से थोड़े नॉर्थ में। वही प्रभाव से बारिश आ रहा है, तो फ्लड प्लानिंग कैसे किया जाए, तो इसीलिए जो साइंटिफिक अप्रोच है उसमें इंटेंसिटी ऑफ रेन, ड्यूरेशन ऑफ रेन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेन, ये सब प्लानिंग करके हैव आइडेंटिफाइड कि फ्लड हॉटस्पॉट्स कहाँ हैं। उसके साथ वी आर देन प्लानिंग कि कहाँ पे नॉर्मल नेचुरल जो ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स हैं वो उनको कैसे यूज किया जाए। मैं इसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इंडिया का अर्बनाइजेशन ये टियर 2 टियर 3 सिटीज में होएगा। हम केवल दिल्ली और मुंबई और बैंगलोर की अगर बात करें तो हम ये पूरे जो 4000 और शहर हैं उनको भूल जाएंगे जहां हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं बिफोर वी रीच द सिचुएशन। दूसरी बात जो कहना चाहता हूं, जैसे जो उड़ीसा में जो बड़ा सा साइक्लोन हुआ था 1999 में, 10,000 जैसे ऑलमोस्ट लॉस ऑफ लाइव्स हुए थे। उसके बाद इंडिया इन्वेस्टेड hugely in early warning systems, coastal early warning systems against cyclones. Now there's 100% coverage of early warning. लेकिन हमने एनालिसिस किया है कि शहरों में फ्लड अर्ली वार्निंग का क्या कवरेज है, देयर इट इज अंडर 25%। तो ये जो आम नागरिक को समझना पड़ेगा, ये जो लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, लॉस ऑफ एसेट, लॉस ऑफ इनकम, ये आप पे जब प्रभाव करेगा तब एक
केंद्रीय सरकार का जो रेस्पॉन्स है, राज्य सरकार और शहरी सरकार का, दिस हैज टू बी एन इंटीग्रेटेड अप्रोच अलोंग विद द सिटीजन। आज सिटीजन नहीं मांग रहा है ये चीजें, द सिटीजन इज फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन अगर सिटीजन को कहे आप थोड़ा 5% एक्स्ट्रा देंगे अपने फ्लैट के लिए ताकि वो फ्लैट कभी ना डूबे, राइट? सो वी हैव टू प्रेजेंट द केस इन अ वे that it is resilient. इसमें जो सिटीजन से पैसा लेने वाली बात है एडिशनल, अगर आप कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि लोग दे आर अनविलिंग टू पे। आई एम श्योर पीपल डोंट वांट टू सफर, दे डोंट वांट टू सफर व्हाट दे आर। लेकिन जो इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो मुझे याद आया IIT दिल्ली ने दिल्ली फ्लड्स के ऊपर एक स्टडी की है 2018 में, ड्रेनेज प्लान। उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली, नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ द नेशनल कैपिटल, देयर आर 11 डिपार्टमेंट्स विच डील विद ड्रेनेज। और एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने लिखी है कि दे वांटेड टू आइडेंटिफाई कि बारिश के दौरान वाटर लॉगिंग कहाँ कहाँ होती है। तो इसका डेटा उनको कहीं नहीं मिला, उसका डेटा उनको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से मिला। अच्छा। तो अब प्रश्न ये है कि 2018 की रिपोर्ट अब 7 साल हो गए, क्या हुआ उसका? क्या हुआ? और वो कमीशन, उन्होंने कोई अपने वॉलंटरी रिपोर्ट नहीं की थी, दे वर कमीशन बाय द दिल्ली। That's right. सो मेरा ये मतलब अफसोस कहो या गुजारिश कि ये राजनीतिक प्रायोरिटी में कहाँ आती है ये सब चीज़। तो यही तो मैंने सवाल शुरुआत में पूछा था। प्रॉब्लम ये है ना, मैं आपको बताऊं, दिल्ली की सरकार किसी और पार्टी में चलाती है, आज तो नहीं चलाती थी, केंद्र सरकार कहीं और थी, वही पंजाब में है, वही कहीं और से, तो वो तालमेल नहीं हो। हमने कई बार देखा है कि जो सीवेज वाटर है फॉर एग्जांपल, जो हमारा रिवर जो सरफेस वाटर है वो 70% पोल्यूटेड है। जी 70% पोल्यूटेड है। जब तक आप उस पर ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? और कौन उस पर ध्यान रख रहा है? ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार। नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरी हद तक सरकार की योजना है कि सुएज ट्रीटमेंट प्लांट बने। जी हाँ। और आप अगले प्रॉब्लम कुछ अलग है। वो क्या है? ठीक है, मैं बताती हूँ। प्रॉब्लम यह है कि इस देश के अंदर 99% जो शहरीकरण हुआ है वो अभी भी अनप्लान्ड है। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली जैसे शहर को भी ले लें तो दिल्ली के अंदर अंडरग्राउंड सूरेज खाली 50% दिल्ली के अंदर है, बाकी की दिल्ली के अंदर सूरज ही नहीं है। ठीक है, तो जब आप सुएज ट्रीटमेंट प्लांट की जो पूरी योजना है, जो अरुणाबा ने बहुत सही बात करी बिल्कुल बिगनिंग में, कि इंजीनियरिंग जो अप्रोच है उससे आप चलेंगे तो आप कहेंगे मुझे तो एसटीपी बनाना है, नदी साफ करने के लिए मुझे एसटीपी बनाना है। एसटीपी बनते हैं इस देश के अंदर, प्लान है, हर महीने उसके ऊपर एक मीटिंग होती है देखने के लिए कितने बन गए, मगर जो सुएज है वो अभी भी उतना ही अनट्रीटेड रहता है। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ जो इंडिया है उसके अंदर अंडरग्राउंड सूरेज ही नहीं है। तो आपको एक नए तरीके से, नई सोच से चलना पड़ेगा कि मैं उस इलाके के लिए क्या करूं। तो जैसे सीएससी और हम लोग बहुत, अब तो पिछले 5-6 साल से ये आवाज़ उठा रहे हैं और कुछ हद तक केंद्र सरकार ने इस पूरी चीज़ को आगे बढ़ाया है, ये कह के कि अब हम अंडरग्राउंड सूरेज की बात ही नहीं करें। हम ये सोचें कि किस तरह से आपके घर में जो टैंकर आता था आपके सेप्टिक टैंक को खाली करने के लिए, उसका हम कहाँ पर ट्रीटमेंट करें। और बहुत सारे शहर अब करने लगे हैं। मैं इसका उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कपिल जी, क्योंकि हमें ये सोचना पड़ेगा कि जहाँ पर्यावरण का सवाल आता है, और पिछले 40 साल में मैंने ये सीखा है कि जब तक हम तरीके नहीं बदलेंगे पर्यावरण के इम्प्रूवमेंट के लिए, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो विकसित देश हैं उनने जो तरीके अपनाए हैं वो हैं कि पहले आप प्रदूषण करिए, फिर उसको साफ करने के लिए पैसा लगाइए। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, जैसे एयर पोल्यूशन कंट्रोल होता है, या जो भी हो।
हम लोगों को तरीके ऐसे अपनाने पड़ेंगे कि हम प्रदूषण करें ही नहीं। और अगर प्रदूषण है, जैसे हमने गंदे पानी, निकास के पानी की बात करी, सूएज की बात करी, तो हम उस सूएज के पानी को किस तरह से साफ करके फिर से हम धरती पे डाल सकें, नदी में नहीं, जिससे हम जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है फिर से हम जमीन पे इस्तेमाल करें, किसान का फायदा हो। तो मैं उदाहरण इसलिए बार बार दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो ये फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, मेरा फ्रस्ट्रेशन नहीं है। मुझे एक इनोवेटिव अप्रोच चाहिए, मुझे नए तरीके चाहिए और मुझे करेज चाहिए जो वो नए तरीकों के साथ आगे हम बढ़ सकें। यही मुझे लगता है सबसे बड़ी कमी है। और इसीलिए मैं अशोक जी की तरफ देख रही हूँ क्योंकि जो मैं देख रही हूँ, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन वो नए तरीके के साथ आगे बढ़ता है तो हम बहुत हद तक डिफरेंस देखते हैं। उड़ीसा के अंदर 5 साल में पूरे हर शहर के अंदर उनने FSTP बनाया, उनने कहा कि हम उनकी नदियां साफ हो गई हैं। यूपी के अंदर ये काम बढ़ रहा है। तो जहां काम एक नई तरीके से होता है, आप इंदौर की हम बार बार बात करते हैं, वो तो अपना गीला कचरा लेके गैस बना रहे हैं, अपनी गाड़ियां चला रहे हैं उसको लेके। इंदौर कोई बाहर का शहर नहीं है, हमारे देश का शहर है। अगर इंदौर कर सकता है तो बाकी के शहर क्यों नहीं कर सकते? तो बिल्कुल आपकी जो बात हाँ। है, मैं उसी को बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि देखिए, ये ऐसी कोई समस्याएं नहीं है जहाँ अगर सरकार संकल्प कर ले कि भाई हमको इस प्रॉब्लम को डील करना है। जो एग्जाम्पल दिए, उड़ीसा का दिया, इंदौर, तमिलनाडु में देखो बहुत बहुत मतलब जहाँ महाराष्ट्र के कुछ लेकिन इसमें भी एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ लोकल इनिशिएटिव्स हैं, और जैसा सुनीता जी कह रही हैं कि भाई बहुत सारा ट्रेडिशनल विजडम भी है हमारे यहाँ, जहाँ उन्होंने आखिर अभी जो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने एक सेंसस किया था वाटर बॉडीज़ का, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में 24 लाख से ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं। और बहुत पहले ये रिजुविनेशन ऑफ ट्रेडिशनल टैंक्स की स्कीम एक चली थी, उसमें भी बहुत अच्छा काम हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो ये है कि आपकी प्रायोरिटी में कहाँ आता है, लेकिन उसके से भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कंसर्टेड अप्रोच आप, हाँ, कोलैबोरेटिव अप्रोच बिल्कुल जरूरी है। मतलब हर महकमे की अपनी प्रायोरिटी और अपना नज़रिया है, उसको आपको समन्वय एक बैठा। मैं अशोक जी से बस एक चीज़, अशोक जी, मेरी पहली जो सीख थी जब मैं एक दफ़े बाढ़ देखने गई थी बहुत साल पहले, तो यही सवाल निकल के आया था कि क्यों ड्रेनेज का पानी, अगर आप सड़क बनाते हैं, आपने कलवट क्यों नहीं बनाया? आप जानते हैं कलवट का डिपार्टमेंट रोड डिपार्टमेंट से अलग है। तो आप ये सोच लीजिए, ये है हकीकत कि कलवट का डिपार्टमेंट और रोड का डिपार्टमेंट अलग है। आज जो प्रलय की स्थिति है उसके अंदर आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको एक ही तरीका अपनाना पड़ेगा कि वो कलवट डिपार्टमेंट और रोड डिपार्टमेंट एक बने और बात करें, और जब सड़क बने तो उसके साथ ये सोचें। आज जो पंजाब के अंदर हो रहा है कि सड़कें ऊपर हैं, फील्ड नीचे है, पानी बिल्कुल जम गया है, पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं है, सड़कें ही बांध बन जाती, बिल्कुल बांध बन या आप कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बनाएंगे कि आपका सड़क 15 साल तक फ्लड नहीं करेगा, तब उसको डिजाइन करना ही पड़ेगा। वो डिपार्टमेंट से ये होता कहाँ है, ये तो आप बोल रहे हो ना। नहीं, ये अप्रोच होगा, बना लेंगे कोई। मैं इतना कहूंगी कि पेमेंट ही नहीं आएगा। इनोवेशन, द होल पॉइंट अबाउट पेमेंट हो सकता है। मैं तो you इतना structure your contracts You in a are way. now assuming that payments No, flow no. like You this. see, we have to ask ourselves two things. Either we assume that suddenly government departments will start integrating, or we assume that we have to find a different way. Maybe we have to do both. But why can't We need more coordination among departments. Yes. आपके सामने But we बहुत also need At least different kinds of मैं incentives and आप तो disincentives. फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। आई हैव टू एडमिट, कपिल मैं जी, फ्रस्ट्रेटेड मैं- इसलिए let हूँ me- कि मुझे मालूम है कि केंद्र सरकार
जब तक इसको प्रायोरिटी नहीं रखेगी, और आज के दिन नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि जो सुनीता जी कह रही थी कि ये जो सुएज है उसको कैसे रिट्रीट किया जाए डिसेंट्रलाइज्ड हिसाब से, केवल एसटीपी से नहीं, और उससे कहीं आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहीं आप फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर मैं आपको कहूं ये कुछ 25-30 बिलियन डॉलर का मार्केट बन सकता है भारत में, तो जरूर बन सकता है। तो करना दिस इज चाहिए नॉट ना। व्हाट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट दिस वे, वी आर ओनली थिंकिंग इन अ सप्लाई साइड वे कि मेरे को आई नीड टू सी तो यही तो मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि नई थिंकिंग होनी चाहिए, नए सोच होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, प्लानिंग प्रोसेस ठीक होना चाहिए, ठीक है ना, एंड एनवायरनमेंट शुड बी पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस इटसेल्फ। आई एग्री, क्वेश्चन इज व्हेन विल दैट हैपन? Well, I mean, Kapil, I've been at this for 40 years and definitely आप कहते हैं frustrated नहीं है, frustrated तो हम सब हैं, मगर सवाल यह है कि क्या फ्रस्ट्रेशन के साथ हम कोई उसका कोई समाधान है? नहीं, क्या कोई समाधान, ठीक है, ये सही बात है। फ्रस्ट्रेशन मुझे लगता है तभी होनी चाहिए जब हम गिव अप कर दें। हम कैसे गिव अप कर लें? मुझे आज भी उम्मीद दिखती है कपिल, जब मैं देखती हूँ कि काम हो रहा है नहीं, जमीन पर। सवाल यह है कि उस काम को हम किस तरह से एम्पलीफाई करें, उस काम को हम किस तरह से स्केल अप करें, क्योंकि आज इतना समय नहीं है कि हम कहें अरे ये तो बहुत अच्छा पायलट प्रोजेक्ट है, पायलट का टाइम खत्म हो गया, खत्म। हमें स्केल्ड अप अप्रोच चाहिए। हकीकत ये है कि ये जो नदियां हैं और ये they don't recognize geographical और political boundaries। तो एक रीजन जो है, जैसे दिल्ली के लिए भी है कि भाई रिवर बेसिन या कोई एयर शेड है, तो इस एयर शेड और वाटर शेड की प्लानिंग के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल एंटिटी रिस्पॉन्सिबल है, एक से ज्यादा हो सकती है। तो लेकिन जो निराशा है वो इस वजह से है, जैसे आप ये देखिए कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ये किस लिए बना था? इसीलिए बना था कि भाई इस इलाके में उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, दिल्ली भी है, तो क्या इस एरिया की एक कंसर्टेड प्लान बन सकता है या नहीं बन सकता? अब आप देखिए कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को कितने साल हो गए, 40-45 साल हो गए। Has the states allowed NCR planning board to operate the way it was conceived to operate? But it is not only the problem of the states, it is the problem of the institutions which are not fighting for their space. NCR planning board के साथ मैंने काम किया था for public transport, कि हम किस तरह से बस का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हरियाणा, यूपी, दिल्ली के अंदर, क्योंकि हम भी जानते हैं जब तक यातायात के साधन नहीं बढ़ेंगे तब तक निजी गाड़ियों के कारण प्रदूषण बढ़ेगा। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया था, एक एमओयू भी साइन हुआ, स्टेट्स अग्री भी कर गए। मुझे लगता है इंस्टीट्यूशंस को अपनी जो स्पेस है, मैंने बहुत साल पहले एडमिनिस्ट्रेशन का रूल सीखा था कि हर इंस्टीट्यूशन को अपनी स्पेस प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सही बात कह रही हैं। और मुझे लगता है कि आज हमारी जो इंस्टीट्यूशंस की जो वीकनेस है, वो ही वीकनेस आज पर्यावरण की वीकनेस है। आप पर्यावरण को सही नहीं कर पाएंगे जब तक हमारी इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग नहीं होंगी, और हर इंस्टीट्यूशन के अंदर राइट टू स्पीक, राइट टू वर्क एंड राइट टू प्रोटेक्ट देयर ओन स्पेस। I think, Sunita ji, with this is what, it's a very important signal, not just this issue, but every institution in this country को वो space मिलनी चाहिए, including the judiciary, the election commission, and all institutions in this country. जब तक वो अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हम frustrated ही रहेंगे, लेकिन आप नहीं हो, मैं तो हूँ इस समय हूँ, और of course we live on hope, और हम इसीलिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि शायद No, but hope is not a strategy. Of course hope it is not. No. We are all working on the ground. Strategy has to be devised at the level of those who are going to plan, not at this level. And कपिल जी, कोई कुछ भी कहे,
master planning is a sovereign function. Absolutely. Government has to do master planning. That's correct. And in doing so, it has to take the best professional advice. And not only that, it must assure that the financing that is required for this at the level of the taluka, at the level of the state level, at the decentralized level is provided. And that there is enforcement of the master plan. Absolutely, absolutely. And there's compliance Goes without with the saying. master plan. So that is So governance. that enforcement is also a sovereign. So let us pray and hope. We Thank will you. and Thank keep working. Keep working. Thank you. Thank you very much. Thank you.